गोल आपका ड्रीम हमारा। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मेला। Welcome students. In this video lecture we will cover AC bridges. इस वीडियो लेक्चर में हम AC bridges के बेसिक कंसेप्ट्स को जानेंगे। उनमें क्या क्या चीज़ें होती है, अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती है। जैसा कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा था, तो उस व्हीटस्टोन ब्रिज से AC ब्रिज कैसे अलग है, इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे, कंसेप्ट्स को समझेंगे। उसके बाद हम जनरल इक्वेशन लेंगे, एसी ब्रिज में किस तरह से जो डायग्राम्स हैं ब्रिज के वो बनते हैं, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, और उसमें बैलेंस ब्रिज की कंडीशन में क्या क्या होता है, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हमको मिलते हैं जो सेटिस्फाइड होने चाहिए एसी ब्रिज के बैलेंस होने के लिए। इस तरीके से इस वीडियो में आगे चल के पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम कंडीशंस को डिराइव करेंगे, और इस तरह से अलग अलग कंपोनेंट्स लेकर के, जैसे इम्पीडेंस में कंपोनेंट होता है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव कैपेसिटेंस, इस तरह से उन सब कांस्टेंट्स को हम लेंगे इसमें, और लेने के बाद कंडीशंस डिराइव करेंगे जिसमें ब्रिज बैलेंस की कंडीशन मिलती है। साथ में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम इसमें सॉल्व करेंगे, जैसा कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये जो लेक्चर है आपका ऑब्जेक्टिव एज वेल एज कन्वेंशनल एग्ज़ाम के बेसिस पर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम साथ के साथ आपके एसएससी जेईई के ऑब्जेक्टिव पेपर और कन्वेंशनल पेपर दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आखिरी में आप लोगों के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये दो न्यूमेरिकल्स में समझाने के बाद ऐसे दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और इसका सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ एसी ब्रिज। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि तीन जो पार्ट्स हैं एसी ब्रिज के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो है पावर सोर्स या पावर सप्लाई जो होती है, अल्टरनेटिंग सोर्स होता है। जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में हम बैटरी कनेक्ट करते थे, उसका ईएमएफ होता था, उसी तरीके से इस ब्रिज में, एसी ब्रिज में अल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट किया जाता है। अगर लो फ्रीक्वेंसी पे काम करना है तो पावर सप्लाई को ही कनेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन अगर हाई फ्रीक्वेंसी पर अब ब्रिज को हम वर्क कराना चाहते हैं, उस कंडीशन में हमको ऑसिलेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं। सेकंड कंपोनेंट जो हमारा हो जाता है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि 4 इम्पीडेंस आर्म होते हैं। जैसा कि हमने व्हीटस्टोन में पढ़ा था कि 4 रजिस्टिव आर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पर इम्पीडेंस आर्म होते हैं। इम्पीडेंस सबको पता है कि इम्पीडेंस क्या होता है, या तो आरएल होगा, या आरसी हो सकता है, या एलसी हो सकता है, या आरएलसी, इनका कुछ भी सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकता है। इस तरीके से इम्पीडेंस हो जाता है सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट है हमारा डिटेक्टर। डिटेक्टर में हम 3 तरह की चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हेडफोन यूज़ कर सकते हैं, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर यूज़ कर सकते हैं, और ट्यूनेबल एम्पलीफायर डिटेक्टर यूज़ कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल जो डायरेक्शनल गैल्वेनोमीटर है वो यूज़ नहीं किया जाता, वो सिर्फ डीसी के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर हेडफोन्स, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर और ट्यूनेबल एम्पलीफायर डिटेक्टर यूज़ किए जाते हैं। हेडफोन्स अगर यूज़ करते हैं तो उसका एक फ्रीक्वेंसी रेंज है। अगर आप 250 और 4 किलोहर्ट्ज़ के बीच में काम कर रहे हैं, इस हर्ट्ज़ पर ब्रिज को आप यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हेडफोन्स यूज़ कर सकते हैं एज ए डिटेक्टर। वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर को यूज़ करने के लिए अगर आप पावर और लो ऑडियो फ्रीक्वेंसी जैसे कि 5 हर्ट्ज़ से लेकर के 1000 हर्ट्ज़ के बीच वर्क कर रहे हैं, तो वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर का यूज़ करना एज ए डिटेक्टर उचित रहेगा। नेक्स्ट है सिंगल ट्यूनेबल डिटेक्टर। इसमें क्या होता है कि इसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये क्या करता है, हार्मोनिक्स को है ना डिस्क्रिमिनेट कर देता है, अलग कर देता है। इसलिए अगर जहाँ पे हार्मोनिक्स ज़्यादा है वहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है, इसकी सेंसिटिविटी बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है ट्यूनेबल एम्पलीफायर डिटेक्टर। ये होता है 10 हर्ट्ज़ से 100 किलो हर्ट्ज़ के बीच में इसका होता है यूज़। लेकिन इसमें जो ख़ास बात क्या है, जो ये जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पर डिटेक्टर्स के, इनसे आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चंस संभावित हैं, बन सकते हैं, पॉसिबल है। तो इन सब पॉइंट्स को बताने का मतलब यही है कि इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये आप एक बार ध्यान में रख लो। साथ में इन जनरल प्रैक्टिस क्या करते हैं कि फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हमको 100 हर्ट्ज़ तक चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर ऑसिलेटर क्या यूज़ किया जाता है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी टाइप का यूज़ किया जाता है, जिसका आउटपुट 1 वाट तक होता है, जिसका आउटपुट 1 वाट तक होता है। क्लियर है, यहाँ तक सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ये सब 3 पॉइंट्स में आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे 3 पॉइंट और ये सब। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाला है अब।
यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, एसी ब्रिज लिया हुआ है जिसमें ये ए बी सी और डी नोड्स हैं, इनके बीच में इम्पीडेंसेस कनेक्टेड है। जैसे ए और बी के बीच में क्या कनेक्ट है, Z1, बी और सी के बीच में Z3 और सी और डी के बीच में Z4 और ए और डी के बीच में Z2 कनेक्टेड है। ए और बी का जो वोल्टेज है E1 है, ए और डी का वोल्टेज E2 है, बी और सी का वोल्टेज E3 और सी और डी का वोल्टेज E4 है। जो करंट फ्लो होता है, आई फ्लो यहाँ से होता है एसी सोर्स की वजह से और ए पॉइंट से जाकर बढ़ जाता है। तो ए बी में जो करंट फ्लो होता है वो होता है I1 और फिर बी सी में जो फ्लो होता है वो I3। ए से लेकर के डी में जो फ्लो होता है I2 करंट फ्लो होता है और डी से सी में I4 करंट फ्लो होता है। और बीच में हमने डिटेक्टर को लगा दिया है जो कि ब्रिज का बैलेंस सेंस करता है। ठीक है, अब जो हमारे 4 आर्म है उसमें क्या हो गए, 4 इम्पीडेंस हो गए, Z1, Z2, Z3, Z4। अब अगर ये ब्रिज बैलेंस होगा तो इस डिटेक्टर में कोई करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। तो ID इज इक्वल टू, ID इज द करंट फ्लोइंग इन द डिटेक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू डिटेक्टर। तो ID इज 0 हियर। और अगर ये करंट 0 है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D इज ऑल्सो 0। यहाँ पे दोनों को मैंने मेंशन कर दिया है। और अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो A से लेकर के B का जो वोल्टेज है E1 और A से लेकर के D का जो वोल्टेज है E2, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो EAB इज इक्वल टू EAD। और ये इक्वल कैसे होंगे, बोथ मैग्नीट्यूड में भी और फ्रीक्वेंसी में भी, फेज में भी। ठीक है, तो E1 इज इक्वल टू E2 और E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हो रहा है ड्रॉप I1 इंटू Z1 और यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है I2 इंटू Z2। तो I1 इंटू Z1 इज इक्वल टू I2 इंटू Z2, ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब करंट की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर ब्रिज को हम बैलेंस मार रहे हैं तो बीच वाला डिटेक्टर में करंट आ ही नहीं रहा है, मतलब जो I1 जा रहा है वही I3 मिल रहा है, मतलब कि सीरीज में हो गए। तो I1 और I3 क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो I1 बराबर I3 और वोल्टेज क्या है, E है, और दोनों जोड़ेंगे तो Z1 प्लस Z3। तो इस तरीके से E डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू द I1 इज इक्वल टू I3। वैसे ही सिमिलरली नीचे देखेंगे तो I2 बराबर I4 हो रहा है और E डिवाइडेड बाई Z2 प्लस Z4 हो रहा है। क्लियर है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि बैलेंस ब्रिज की कंडीशन निकालते हैं। ठीक है, तो बैलेंस ब्रिज की कंडीशन हम निकाल रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमने व्हीटस्टोन में निकाला था, आमने सामने के आर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो इम्पीडेंस ऑफ अपोजिट आर्म्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इम्पीडेंस ऑफ अदर अपोजिट आर्म्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट का क्या हो गया, इक्वेट कर दिए हैं, Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3। इस तरीके से इक्वेशन आ जाता है। ये इक्वेशन कैसे आया, उसके लिए अगर आप चाहें तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप I1 की वैल्यू रख दीजिए जो यहाँ से निकाली है और इसमें I2 की वैल्यू रख दीजिए जो यहाँ से निकाली है। जब इस वैल्यूज़ को रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन मिल जाएगा। अगर इसको एडमिटेंस के फॉर्म में देखें तो भी ये ट्रू है, Y1 Y4 इज इक्वल टू Y2 Y3, जहाँ पे Y1 Y4 Y2 Y3 सभी क्या है, एडमिटेंसेस हैं। ठीक है, जो भी हमारे ब्रांचेस थे इम्पीडेंस ब्रांच के, उनके करस्पॉन्डिंग क्या है, एडमिटेंस है। तो ये भी कंडीशन ट्रू है। अब हम सेकंड हम देख लेते हैं इसमें पोलर फॉर्म में कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा। तो पोलर फॉर्म में जब कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसमें होता है एक मैग्नीट्यूड और एक होता है फेज। तो ये अगर Z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको ये क्या किया जा सकता है, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसमें Z मैग्नीट्यूड और एंगल थीटा रहता है। अब इस इक्वेशन को इस पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्या आ जाएगा, Z1 एंगल थीटा 1 इंटू Z4 एंगल थीटा 4 इज इक्वल टू Z2 एंगल थीटा 2 इंटू Z3 एंगल थीटा 3। इस तरीके से आपको एक इक्वेशन मिलेगा। इस इक्वेशन को आप आगे सॉल्व करेंगे तो जो एंगल है वो ऐड हो जाते हैं और जो मैग्नीट्यूड है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मिलेगा Z1 Z4 एंगल थीटा प्लस थीटा 4 इज इक्वल टू Z2 Z3 एंगल थीटा 2 प्लस थीटा 3। अब यहाँ पर हमको दो कंडीशन मिलेंगे। एक क्या होगा, जब हम मैग्नीट्यूड पार्ट को लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस का जो कंडीशन मिलेगा उसमें मिलेगा Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3, और सेकंड जो मिल जाएगा वो होगा एंगल, मतलब फेज एंगल ऑफ इम्पीडेंस में, तो थीटा 1 प्लस थीटा 4 इज इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 3। तो किसी भी ऐसी ब्रिज के बैलेंस होने के लिए ये कंडीशन है कि ये दोनों मैग्नीट्यूड कंडीशन और फेस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। मतलब कि ये दोनों इक्वेशन में अगर वैल्यूज़ को रखें 1 4 2 3 की, और मतलब Z1 Z4 इक्वल टू क्या होना चाहिए, Z2 Z3 होना चाहिए, और थीटा 1 प्लस थीटा 4 इज इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 3 होना चाहिए।
तभी क्या होगा कि ये जो ब्रिज है वो बैलेंस कहलाएगा। इसमें एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, इसको नोट कर लीजिए कि जो फेज एंगल है, ठीक है, ये जो फेज एंगल्स हैं इनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कब, जैसे θ1 लिखे उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कब, जब इंडक्टिव इंपीडेंस होगा। जब इंपीडेंस का टाइप क्या है, इंडक्टिव है, तब ये पॉजिटिव होगा। और अगर निगेटिव है वो एंगल तो इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटिव इंपीडेंस है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था। यहाँ तक सब आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद हम सेकंड जो ले रहे हैं वो है फॉर रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म से आप समझ सकते हैं a प्लस JB के फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से z इज इक्वल टू a प्लस JB लिखते हैं। तो वहाँ पे मैंने रियल पार्ट रेजिस्टेंस ले लिया है और इंडक्टिव पार्ट को x ले लिया है, रिएक्टेंस ले लिया है। तो इस तरीके से Z1 को लिखा जा सकता है R1 प्लस JX1 ओम, और Z2 को लिखा जा सकता है R2 प्लस JX2 ओम, और Z3 को लिखा सकता है R3 प्लस JX3 ओम, और Z4 को लिखा जा सकता है R4 प्लस JX4 ओम। Under balance condition of AC bridge, what is given? It is given that Z1 into Z4 is equal to Z2 into Z3. अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमने दिए हैं Z1, Z2, Z3 और Z4 के, उस वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे Z1 और Z4 की जगह पे, इस तरीके से रखेंगे, और Z2 और Z3 की वैल्यूज़ को यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आपको ये पता है कि J स्क्वायर होता है -1। तो J स्क्वायर -1 रखने के बाद आपकी जो वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी वो आएंगी R1 R4 प्लस JX4 R1 प्लस JX1 R4 माइनस X1 X4। ये आपको ये दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है। एक बार R1 उठा लो और R4 प्लस JX4 को मल्टीप्लाई करो, फिर JX1 उठा लो, R4 प्लस JX4 को मल्टीप्लाई करो, तो आपको इस तरीके से इक्वेशंस मिल जाएंगे। एक जगह पे आपको J स्क्वायर मिलेगा, वहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि J स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1। सिमिलरली आप यहाँ पर भी, इधर भी आप सॉल्व करेंगे पूरा, तो आपको इस तरीके से मिलेगा। फिर आप क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वेशन के एक साइड अलग कर देंगे, फिर दूसरी साइड में भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देंगे। तो ये रियल पार्ट है जिसमें J नहीं है, और जिसके साथ में J मल्टीप्लाइड है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। तो जैसे ही हम इक्वेट करेंगे तो हमको रियल पार्ट से मिल जाएगा R1 R4 माइनस X1 X4 इज इक्वल टू R2 R3 माइनस X2 X3। तो ये एक कंडीशन हो जाता है स्टूडेंट्स की ब्रिज सेटिस्फाई होना चाहिए, ब्रिज को बैलेंस होना चाहिए। उसके सेटिस्फाई करने के लिए ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि रियल पार्ट इक्वेट करने से आता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को भी हम क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे, जिससे हमको मिलेगा X1 R4 प्लस X4 R1। देखिए जस्ट अपोजिट है, यहाँ 1 लिया है, यहाँ पे 4 है, फिर क्या लिया है 4, और फिर यहाँ 1 लिया है। तो बहुत इजी है, याद करना आपको बहुत आसान पड़ेगा। फिर क्या है, इधर X2 X3 है, उसके बाद X3 X2 है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट एक मिस्टेक लग रहा है मुझे, है यहाँ पर देखिए ये प्लस है, ये वाला प्लस हो जाएगा साइन, ठीक है। ये मिस्टेक आप करेक्ट कर लीजिए, ये प्लस है एक्चुअल में, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों जो कंडीशन है दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड टू बैलेंस द ब्रिज, AC ब्रिज। तो इस तरीके से ये दोनों हमने कंसेप्ट पूरे कर लिए हैं। अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत शॉर्ट में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल में क्या दिया है, द 4 इम्पीडेंसेस ऑफ एन AC ब्रिज इज शोन। दिया हुआ है ये 4 इम्पीडेंस, जिसमें पहला है Z1 जिसकी वैल्यू है 400 एट एंगल 50 डिग्री ओम, Z2 दिया है 200 एट एंगल 40 डिग्री ओम, और Z3 दिया हुआ है 800 एट एन एंगल -50 डिग्री ओम, और Z4 दिया हुआ है 400 एट एन एंगल 20 डिग्री ओम। अब हमको ये चारों वैल्यूज़ तो दे दी। अब हमको बोल रहा है कि फाइंड आउट वेदर द ब्रिज इज बैलेंस्ड अंडर दिस कंडीशंस और नॉट। मतलब कि जो हमारा ब्रिज है Z1 Z2 Z3 Z4 की जो वैल्यू दी हुई है उसके लिए बैलेंस्ड है या नहीं है, उसको चेक करना है। तो हमारे पास हमको पता है 2 कंडीशन दिए हुए हैं कि Z1 Z4 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Z2 Z3 का मैग्नीट्यूड। ये इक्वेट होंगे तभी वो सेटिस्फाई करेगा पहला मैग्नीट्यूड कंडीशन को। फिर है हमारे पास फेज एंगल का कंडीशन, जिसमें है कि θ1 प्लस θ4 इज इक्वल टू θ2 प्लस θ3, दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड। जब ये सेटिस्फाइड होगा तभी हमारा जो ब्रिज है बैलेंस होगा। और ध्यान रखिए कोई भी एक सेटिस्फाइड हो जाने से ब्रिज बैलेंस नहीं होगा, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए गिवन पॉइंट्स हम लिख लेंगे कि Z1 ये दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड Z2 का ये दिया है, θ1 क्या दिया है 50 डिग्री, θ2 दिया है 40 डिग्री, फिर Z3 दिया है 800 और Z4 दिया हुआ है 400 ओम, और θ3 और θ4 की डिग्री वैल्यूज़ है -50 डिग्री और 20 डिग्री। अब हम पहला जो कंडीशन है उसको चेक करेंगे। तो पहले Z1 Z4 निकाल लिया तो ये आ गए 16,000 ओम। फिर
नेक्स्ट और निकाल लिया Z2 Z3 और 200 गुणित 800 मल्टीप्लाई किया तो आ गया 16,000 ओम। तो ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। 16,000 क्या रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं। लेकिन जब हम फेज एंगल को देखते हैं तो जब θ1 θ4 को ऐड करते हैं 50 + 20 इट गिव्स 70 डिग्री, और जब θ2 और θ3 को ऐड करते हैं तो इट गिव्स 40 + -50 डिग्री, दैट इज़ -10, जो कि यहाँ पे इक्वल नहीं है। मतलब कि फेज एंगल का जो कंडीशन है दैट इज़ नॉट सेटिस्फाइड। मतलब कि एक जो कंडीशन था मैग्नीट्यूड कंडीशन वो सेटिस्फाइड है, ओनली वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, हैंस ब्रिज इज अनबैलेंस्ड। मतलब कि दोनों कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड नहीं होते तब तक हमारा ब्रिज क्या हो जाएगा, अनबैलेंस रहेगा। क्लियर है दोस्तों। तो इसी के बाद मैंने आपको कमेंट में, जैसे अभी मैंने न्यूमेरिकल आपको बताया, मैंने जैसे पहले ही बताया है कि ये हमारा ट्यूटोरियल जैसा क्लास रहेगा। तो आप क्या अभी तक जो भी पढ़े हो उसको लिखो, नोट्स बना लिए होंगे, है ना, उससे आप कुछ समझ में आया होगा आपको, और क्वेश्चन भी करा दिया न्यूमेरिकल। तो उसी के बेस पे एक और मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन फर्स्ट। इसको आप सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसमें ये बताइए कि ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। और अगर आप जो आंसर निकाल लेते हैं तो उसमें क्या लिखिए कि Q1, कमेंट में जाकर लिखिए Q1 का आंसर क्या है कि ब्रिज बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। आपको अगर बैलेंस्ड निकलता है तो आप क्या लिखेंगे, बैलेंस्ड, और आप अगर क्या निकालते हो, अनबैलेंस्ड, तो आप क्या लिखोगे, अनबैलेंस्ड। तो ये आपको कमेंट करना है वीडियो में, ताकि मुझे रिस्पॉन्स मिले कि आपने ये देखा और आपको कुछ ना कुछ एक फ़ायदा हुआ कि आपने ये ट्राई भी किया, लगाया क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए एक दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि एसएससी के कन्वेंशनल एग्ज़ाम्स में भी कई बार आया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप देख लीजिए। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया होता है, इसमें आपको आर्म्स बता दिए होते हैं जिसमें कंपोनेंट्स दिए होते हैं, आर की वैल्यू, सी की वैल्यू, इस तरह से दिया रहता है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द ब्रिज इज शोन F इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। इसमें फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, 100 हर्ट्ज दी है, और जो शो किया हुआ है ब्रिज, इसमें सारी वैल्यूज़ दी हुई है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ दी हुई है। पहला जो ब्रांच है AB, इसमें क्या दिया हुआ है, C1.2 माइक्रोफैरेड, और ब्रांच जो है BC, इसमें दिया हुआ है R3 इज इक्वल टू 500 ओम, और उसके बाद दिया हुआ है Z4 जो कि अननोन है, जिसको कैलकुलेट करना है, और AD दिया हुआ है, R2 क्या दिया हुआ है, 300 ओम, और C2 दिया है 0.1 माइक्रोफैरेड। और ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और साथ में A और B को कनेक्ट किया है AC सोर्स से, और B और D को कनेक्ट कर दिया है एक डिटेक्टर से। तो इस तरीके से हमारा ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया रहेगा, या तो वर्ड्स में लिखा रहेगा कि इस आर्म में, A और B आर्म में ये फलाना कंपोनेंट है, BC आर्म में ये फलाना कंपोनेंट है, इस तरीके से। तो आपको ये समझ लेना है कि A और B के बीच में अगर कोई चीज़ कनेक्टेड है, मतलब उसका जो सबस्क्रिप्ट लेना है वो 1 लेना है। जैसे यहाँ पे C है तो वो 1 हो गया, और B और C के बीच में अगर आर्म में कोई कनेक्टेड है तो आपको क्या लेना है, R3, मतलब 3 सबस्क्रिप्ट लेना है नीचे। और अगर C और D के बीच कनेक्टेड है तो आपको सबस्क्रिप्ट में नीचे 4 ही लेना है, और A और D के बीच में कनेक्टेड तो आपको क्या लेना है, R2 लेना है, ठीक है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना है कि ये ब्रिज का आर्म 1 है, ये वाला 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। इस तरीके से आपको काम करना है। और जब अगर अलग से क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, डायग्राम में उल्टा सीधा दिया है, तो उसको उसी तरीके से आप सॉल्व करिए। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद इस क्वेश्चन में जो गिवन पॉइंट्स हैं वो ये दिए हुए हैं कि Z1 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, Z1 की वैल्यू निकालनी है, C1 दिया हुआ है। तो ये कैपेसिटर की वैल्यू अगर दी हुई है क्वेश्चन में, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इम्पीडेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई f C1। तो जब इसमें आप वैल्यूज़ रखेंगे तो आपको Z1 की वैल्यू मिल जाएगी 800 ओम, और 800 ओम क्या है, J आता है ऊपर में -J, जिसकी वजह से ये क्या आ जाएगा, -90 डिग्री आ जाएगा। ये एक्चुअल में होता है, जो ZC होता है वो होता है 1/j⍵C होता है। इसकी वजह से जो J है ये ऊपर आता है तो क्या हो जाता है, -J, और J का मतलब होता है 90, तो एंगल क्या हो जाएगा, माइनस पहले से है तो -90 डिग्री। तो इस तरीके से जो Z1 की जो वैल्यू आई है वो हो जाएगी 800 ओम -90 डिग्री। आपको बस वैल्यूज़ रखनी है, आपके आंसर आ जाएंगे। कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। Z3 की वैल्यू निकालने के लिए 500 एट एंगल 0 डिग्री, क्योंकि ये प्योर रजिस्टर दिया हुआ है हमको, यहाँ पर कोई और कुछ चीज़ है ही नहीं, रजिस्टेंस है सिर्फ। तो यहाँ पर उसके बाद फिर Z2 निकालेंगे, इसमें C2 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो जब C2 और R2 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, R2 पैरेलल 1/j⍵C2। देखिए AC में क्या होता है, डायरेक्ट C2 नहीं रख सकते, आप क्या रखेंगे, उसका रिएक्टेंस रखेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। ये क्या होता है, 1/j⍵
C होता है। तो इस तरीके से आप जब रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको जो पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेगा R2 और C2 का, वो इस तरीके से मिल जाएगा R2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस j ओमेगा C2 R2। इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा और इसकी वैल्यूज़ को आप क्या रख दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा Z3 इज इक्वल टू, ये मिला हुआ है, Z2 मिल जाएगा आपको जैसे ही इसमें वैल्यूज़ रखेंगे R2 और C2 की और ओमेगा की, है ना, तो आपको मिलेगा Z2 300 एट एंगल माइनस 10.6 डिग्री। आप क्या करिए, पॉज कर लीजिए और ऑटोमेटिकली अपने से सॉल्व करके देखिए ये वैल्यूज़ आ रही है या नहीं। अगर ये वैल्यूज़ आ रही हैं तो बेस्ट है, नहीं आ रही तो कमेंट करिए और बताइए कि सर यहाँ पे ये चीज़ आपने गलत कैलकुलेशन कर दिया है, तो मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि मुझे लगेगा कि आप मेरे वीडियोस से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसमें है कि अंडर बैलेंस कंडीशन, इसमें क्या चेक करना है हमको, बैलेंस कंडीशन में चेक करना है, दिया हुआ है। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो अपना जो फॉर्मूला है Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3, इस फॉर्मूले को यूज़ करके Z4 इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लेंगे Z2 Z3 डिवाइडेड बाई Z1 और इसमें वैल्यूज़ रखेंगे तो हमको मिल जाएगा Z4 की वैल्यू 187.5 एट एंगल 78.4 डिग्री ओम्स। इसमें अब पॉजिटिव एंगल का मतलब है कि R प्लस जे एक्सएल इज इक्वल टू R4 प्लस जे एक्स 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ वाला सबस्क्रिप्ट है जो फोर्थ आर्म है उसकी वैल्यूज निकाल रहे हैं और यहाँ पर जो एंगल आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका पॉजिटिव आ रहा है और पॉजिटिव एंगल के लिए मैंने नोट कराया था क्या होगा, इंडक्टेंस होगा और उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या रख दिया है, R4 प्लस जे एक्स 4। इसमें अब आगे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमको क्या पता है, हमको पता चल गया है कि Z4 की वैल्यू क्या है और हम जानते हैं कि इसका इम्पीडेंस ट्राइंगल बनता है। इम्पीडेंस ट्राइंगल में किस तरीके से होता है बताइए, ये आपका Z होता है और ये आपका R होता है और ये आपका क्या होता है, ये आपका R होता है और ये आपका X होता है, ठीक है। आप देखिए फिर से ट्राइंगल को, इसमें होता है ये Z और ये होता है R और ये होता है X, इसमें यहाँ पे एंगल थीटा होता है, ठीक है। तो Z का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको मिल चुका है और थीटा भी मिल चुका है, तो R क्या हो जाएगा, R यहाँ पर हो जाएगा Z इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इंटू Z रखने पे R4 की वैल्यू निकल जाएगी जैसा कि यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, Z4 इंटू कॉस 78.4 डिग्री। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी आपकी हो जाती है 37.7 ओम। इसी के जस्ट अपोजिट अगर आप दूसरे आर्म को देखें जैसा कि यहाँ पे है X की वैल्यू हो जाती है, यहाँ पे है थीटा और यहाँ पे है Z। तो X की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है Z4 इंटू साइन थीटा। इस तरीके से आप अगर साइन थीटा रखते हैं और Z4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको X4 की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर X4 इज इक्वल टू होता है Z4 साइन 78.4। इसकी वैल्यूज अब पुट करेंगे तो आंसर आएगा 183.6 ओम। इस तरीके से जो हमारा जो इंडक्टेंस है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू मिल जाती है 183.6 ओम। अब इसमें हमको पता है कि जो X4 होता है वो हो जाएगा J ओमेगा L4। तो इसमें हमको अगर L4 की वैल्यू निकालनी है तो क्या रखना पड़ेगा, X4 डिवाइडेड बाई J ओमेगा, ठीक है। इस तरीके से आप वैल्यू रखेंगे तो J तो अभी यहाँ पे नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमको सिर्फ क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो L4 इज इक्वल टू X4 की पूरी वैल्यू रख दी है हमने। फिर ओमेगा को क्या रख रहे हैं, 2 पाई एफ, तो 2 पाई लिख दिया और एफ क्या दिया हुआ है, 100 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो इस तरीके से L4 की वैल्यू आ जाती है 29.2 मिली हेनरी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इस वीडियो को इस तरह के न्यूमेरिकल समझने के लिए, और ये बहुत ही कंसेप्चुअल वीडियो है जो आपके बहुत काम आएगा। तो ऐसा जो मैंने एक और क्वेश्चन जो आपको कराया है, अभी जो करवाया मैंने आपको क्वेश्चन, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूँ। ये है सेकंड क्वेश्चन, इसका भी आप आंसर कमेंट में दीजिए। इस क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। इसमें दिया हुआ है 1000 हर्ट्ज ब्रिज हैज़ फॉलोइंग कॉन्स्टेंट्स। आर्म ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, उसमें क्या है, R1 है, ठीक है, इन पैरेलल विद C1 लगा हुआ है। आर्म BC का वैल्यू दिया हुआ है जिसका मतलब सब्सक्रिप्ट 3 देते हैं हम लोग, इन सीरीज विद C3, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। आर्म CD दिया हुआ है आपको, ठीक है, उसमें L4 की वैल्यू दी हुई है जिसके साथ सीरीज में R4 कनेक्टेड है। तो इस तरीके से सभी आपको 3 आर्म की वैल्यूज दी हुई है और एक आर्म की वैल्यू आपको नहीं दी है। फाइंड द कॉन्स्टेंट्स ऑफ आर्म DA। आर्म AD की वैल्यू आपको नहीं दी है, आपको वो निकालनी है, ठीक है। और इसमें ये कंसीडर करना है कि ब्रिज आपका क्या है, बैलेंस्ड ब्रिज है, इसलिए उसमें उसकी वैल्यू निकालनी है। जो लास्ट जो फोर्थ आर्म है उसकी वैल्यू निकालनी है, फोर्थ नहीं, सेकंड आर्म जो आपका आता है, ठीक है वो। तो आर्म DA इज ए प्योर रेजिस्टेंस R2
ठीक है। अब आर्म डीए में क्या है बता रहा है कि एक रेजिस्टेंस R2 है, उसके साथ सीरीज में या तो इंडक्टर होगा L2 या तो कैपेसिटर होगा। मतलब या तो रेजिस्टेंस ये है, इसके साथ क्या होगा, इंडक्टर होगा, या फिर ये होगा, या तो ये हो जाएगा R और ये कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल सीरीज में हो जाएगा। तो इसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन इसमें होना चाहिए और वो आपको ढूंढना है। और आपको ढूंढ के क्या बताना है, L2 की वैल्यू बतानी है और C2 की वैल्यू। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इसको पूरा ड्रॉ करिए और आंसर निकाल करके उसका जो कमेंट है वो आप इस वीडियो में दीजिए। तो मुझे पता चलेगा कि आपने वो सॉल्व कर लिया और आपको वो अच्छे से समझ आ गया। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और साथ में इससे रिलेटेड और भी आगे आने वाली जो हमारे वीडियो हैं उसमें आ जाएगा कि इंडक्टेंस का मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो वो फिर हम अच्छे से शुरू करेंगे। इससे पहले मैंने इसीलिए कंसेप्ट ये बता दिया, इसको देखने के बाद ही आप वो कंटिन्यू करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियोस आपको फिर से मिल पाए, उसके नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल पाए और उसको आप देख करके अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। थैंक यू सो मच।